यूपी को आता रहूंगा, आप जो फैसला लो मैं तो आता रहूंगा। अगर आप इसको कहेंगे कि ये एक तरफा मोहब्बत है तो यकीनन एक तरफा मोहब्बत है। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप एक सियासी ताकत बनिए, अपनी एक सियासी आवाज को मजबूत बनाइए। याद रखो, आसमानों से कोई उतर कर आने वाला नहीं है, जमीन से आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा। मैं अपने आप को नेता बनाने नहीं आया हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज, आपकी वोट की एक ताकत और अहमियत बने। आप बताओ कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इस बार आप देख रहे हैं कि वही लोग दोबारा खड़े होकर वही दोबारा झूठ को बयान कर रहे हैं कि हम बीजेपी को रोक सकेंगे। याद रखिए मेरी इस बात को, अखिलेश यादव 2017 का विधानसभा का चुनाव हारे, बीजेपी सत्ता में आई। अखिलेश यादव 2019 का लोकसभा का चुनाव हारे, यहां से बीजेपी के बहुत बड़ी तादाद में सांसद मुंतखब हुए, जो दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का रास्ता आसान किया। 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए, फिर आपके और हमारे दरमियान में आकर यह कहा गया कि नहीं नहीं बीजेपी को हम हराएंगे, हमारा साथ दो। मैं पुकारता रहा, मैं आपसे अपील करता रहा कि आप नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को। मैं आपसे उस वक्त भी कहा कि कम से कम आप अपने वोट से अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाइए, अपने नेता को बनाइए जो जाकर नाइंसाफियों के खिलाफ आपकी आवाज बन सके, जो जुल्म के खिलाफ आपकी आवाज बन सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इन तमाम बातों पर आप आराम से गौर फरमाइए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश यादव में ना तो काबिलियत है अपने पिता की तरह, ना अखिलेश यादव में जज्बा है सेकुलरिज्म को जिंदा रखने का, मगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में बार बार वो यही कहते रहेंगे कि आप हमारा साथ दो, मुस्लिम समाज हमारा साथ दो, दलित समाज हमारा साथ दो, तो हम कामयाब हो जाएंगे। आपने वोट दिया तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को नहीं हरा सकती। समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, इनमें अब दमखम नहीं रहा बीजेपी से मुकाबला करने के लिए। अरे याद रखो, अगर बीजेपी को हराना है तो तुमको बीजेपी को उसकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर हराना पड़ेगा। अगर अपोजिशन के लीडर मिल जाएंगे इससे कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा उस वक्त होगा जब यूपी की जनता को बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि बीजेपी आपको नौकरी देने में नाकाम साबित हुई है, बीजेपी नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगार बनाकर रखती है। जब हम यूपी की और भारत की जनता को ये बात समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जरूर बन गए मगर महंगाई को रोक नहीं सके। आज गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आज जनता के पास पैसे नहीं है अगर उनके बच्चों को स्कूल में तालीम दिलाने के लिए। आज गरीब इतना परेशान है करके घर में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको कर्जे लेकर अपने दोस्त या अपने रिश्तेदारों का इलाज करना पड़ता है। ये सब के सब जिम्मेदार बीजेपी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मामला रहा है। आज अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछिए कि आपने उत्तर प्रदेश में क्या विकास किया, तो बोलेंगे मैंने बुलडोजर मासूम लोगों के घर पर चढ़ा दिए। उनसे आप पूछिए कि तुमने कौन सा विकास किया, तो बोलेंगे मैंने माफिया को खत्म कर दिया। अरे माफिया को कहां खत्म हो रहा है? अरे ये तो बताओ कि आपके बीजेपी में कितने ऐसे माफिया नेता बैठे हैं, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, उनको आप अपनी सत्ता में रहकर अपनी छत्र छाया में उनकी हिफाजत कर रहे हैं, और जो कोर्ट से मुल्जिम करार दिया जाता, जिसके हाथ में जंजीरें होती है, तो पुलिस की मौजूदगी में उनको लोग आकर उनके सर पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या करके चली जाती हैं और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मैंने माफिया को मार दिया। मुख्यमंत्री आपकी पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस की कस्टडी में 2 प्रिजनर्स हैं
और उनको आकर सर पर गोलियां मारकर, और मारने वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे, मारकर हथियार फेंककर पुकारते हैं सरेंडर सरेंडर, और जेएसआर का नारा। मैं उन पुलिस वालों से मेरा एक सवाल है, अगर वो जेएसआर का नारा नहीं लगाते और तकबीर बोलते तो निकाल कर उनको वहीं बूंद देते थे। ये कौन सा आपका इंसाफ है, बताओ आप। और मुख्यमंत्री बोलते गोली का जवाब गोली से देंगे, तो वहां पर क्या हो रहा था, गोली का जवाब जबान से भी नहीं दे पा रहे थे। आपकी कस्टडी में किसी की हत्या हो जाती, छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए, उन मुल्जिमिन का नाम अतीक और अशरफ था, मगर आपकी कस्टडी में थे, आपने उनको नहीं बचा पाए, और आप बड़े बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे हैं हम ऐसा कर देंगे। अरे तुम्हारी कस्टडी में जो प्रिजनर है तुम उसको नहीं बचा पाए। और मैं कह रहा हूं कि एनकाउंटर चाहे किसी समुदाय का हो, उसका नाम कुछ भी हो, एनकाउंटर से लोकतंत्र कमजोर होता है, एनकाउंटर से लोगों का विश्वास लोकतंत्र में, जमहूरियत में कम होता है। एनकाउंटर से कोर्ट जो कानून और इंसाफ के ऊपर अगर कोई इंसाफ करना है तो कोर्ट का काम है। जनता का एतमाद कोर्ट से कम हो जाएगा, जनता का एतमाद पुलिस से कम हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई सत्ता में बैठकर ये तय करेगा कि कोर्ट फैसला नहीं देगा, मैं गोली से इंसाफ करूंगा, तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो गोली से नहीं, कोर्ट से इंसाफ करना चाहिए। आखिर वो कौन लोग हैं? मैं फिर से पूछ रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि जिन लोगों ने इलाहाबाद की सरजमीन पर उन दोनों को गोली मारी, आखिर वो कौन लोग हैं कि उनके एक जो जिसने गोली मारी उसके घर पर झोपड़ी में रहती है उसकी मां, आखिर कैसे उसके पास 8-8 लाख के 2 वेपन आए, 16 लाख के? क्या इनको पैसा पाकिस्तान से आया? योगी आदित्यनाथ बताओ हमको, क्या आईएसआई ने उनको पैसा दिया था? क्या ये लश्कर तैयबा के एजेंट थे या नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद थी? ये या तो हाफिज सईद की नाजायज औलाद या फिर गोडसे की नाजायज औलाद हो सकती है। ये मुख्यमंत्री बोलते नहीं है कि कौन है, कौन उनके पीछे है, कि कौन उनको वो 8-8 लाख की एक रिवॉल्वर दिया, सेमी ऑटोमेटिक, कहां से हथियार इनको आए, कोई सब भूल गए। मीडिया वाले 3 दिन 4 दिन तक खूब चलाए, उसके बाद बाबा के राज में जो हो रहा वो खामोश बैठ गए, बोले महाराज का मामला है। अरे ये तो दिखाते कि भाई कहां से वो रिवॉल्वर आई, 8-8 लाख के 2-2 वेपन, 16 लाख की वेपन। हम इन नाजायज नाथूराम गोडसे के औलाद को कहना चाहेंगे कि गोलियों से हम डरने वाले नहीं हैं, मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। जो वक्त मेरी मां ने मुझे पैदा किया वो वक्त अल्लाह ने तय किया। जिस वक्त इस दुनिया से हमारी आंख बंद होगी वो वक्त भी अल्लाह तय करेगा। और अगर अल्लाह हमारी जिंदगी में शहादत लिखा है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि हम मौत अगर जिंदगी में आ जाए और शहीद बन के जाएंगे तो इससे बढ़ के इनाम इस गुनाहगार को क्या मिल सकता है? मगर तुम्हारी गोलियां, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा जुल्म हमारी आवाज को दबा नहीं सकेगा। हम जालिम को जालिम बोलेंगे और तुम्हारी गोलियों का जवाब हम सीना तान कर मुकाबला करेंगे, मगर अपने सरों को नहीं झुकाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे यही इल्तिजा और गुजारिश है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए कि अखिलेश भैया भाजपा को हराएंगे। अखिलेश भैया नहीं कर सकते, वो बेचारे गम के पैंडल साइकिल पर मार रहे हैं, गम के पैंडल साइकिल पर मार रहे हैं। रहा सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप धर्मगुरु भी हैं, आप योगी भी हैं और आप एक नेता भी हैं। क्या आपको ये जेब देता था कि असेंबली में खड़े होकर आप बोलते कि हम मिट्टी में मिला देंगे?
देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश यादव को बोलकर कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, अगर आप बोलते अखिलेश यादव तुम्हारी पार्टी को मिट्टी में मिला दूंगा तो हम भी बोलते आमीन, मगर किसी व्यक्ति को मिट्टी में नहीं मिला सकते आप, चाहे वो किसी समुदाय का हो। जो ऊंचे पद पर बैठता है उसकी जबान से इस तरह के अल्फाज निकलना, और ऊपर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके अतराफ के दोस्त और खास तौर से उनका जो समुदाय है वो कहता है कि 2029 में बाबा दिल्ली जा रहे हैं। तो भाई, ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, आप ख्वाब देखिए, मगर अगर आप ये देख रहे हैं कि दिल्ली जाऊंगा तो फिर इस तरह के अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जिंदगी भर वो वीडियो लोग दिखाते रहेंगे कि वो शख्स है जिसने विधानसभा में खड़े होकर इस तरह की वाहियात बात की थी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो बड़ा बड़ा नरेंद्र मोदी आजकल बोलते हैं पसमानदा मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, हम भारत के प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, क्या यह सच नहीं है कि हायर एजुकेशन में सबसे कम अगर कोई है तो मुसलमान है, सबसे कम मुसलमान है। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस रोज बाजा बजाती पसमानदा मुसलमान, पसमानदा मुसलमान। अरे तुम बाजा बजा रहे तो कुछ तो करो। भारत सरकार का डेटा आज इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है, भारत सरकार का डेटा बता रहा है कि पूरे देश में जो हायर एजुकेशन में यानी 12वीं 12th क्लास के बाद जो एनरोलमेंट होता है किसका हुआ है? दलितों का 4%, आदिवासियों का 11%, ओबीसी का 4%, अपर कास्ट लोगों का 13% और मुसलमानों का 8% कम हुआ है पूरे भारत में। और उत्तर प्रदेश में कितना कम हुआ है? उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की आबादी 20% है और कितने मुसलमान समाज के हायर एजुकेशन में पढ़ रहे? 4.5%। पूरे भारत में अगर 1,80,000 मुसलमान का ड्रॉप आउट हुआ है हायर एजुकेशन एनरोलमेंट में, तो उत्तर प्रदेश में 58,365 का ड्रॉप आउट हुआ। क्यों मोदी जी आप झूठ बोलते हैं पसमानदा मुसलमान को करो? अरे आप ही के राज में इतने बुरे दिन आ गए कि 58,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां हायर एजुकेशन से उत्तर प्रदेश में निकल जाती हैं। सिर्फ 4% हायर एजुकेशन में। क्यों है? क्योंकि मोदी जी ने फेलोशिप को खत्म कर दिया मौलाना आजाद की, क्योंकि एनकाउंटर के नाम पर डर फैला दिया जाता है, डराया जाता है तो लोग डरते हैं, नौकरी नहीं मिलती, जब पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलती। बल्कि पीएलएफएस का डेटा है कि अगर किसी का नाम मुसलमान है और किसी का नाम दलित है, आदिवासी है और पंडित है तो सबको इंटरव्यू का कॉल आता है। किसको नहीं आता? मुसलमान को नहीं आता। ये सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और ये समाजवादी कांग्रेस के लोग ओवैसी भड़काऊ भाषण देता। अरे मेरा भड़काऊ भाषण नहीं होता है, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, डेटा की बुनियाद पर बयान कर रहा हूं। तुम सच्चाई को कबूल नहीं करना चाहते। एक तो भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी बोलती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहां का सबका साथ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में जहां से प्रधानमंत्री एमपी हैं, उस प्रदेश में 58,365 मुसलमान हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट है। क्यों आपने स्कॉलरशिप नहीं देते? और बोले जाते हैं। और फिर अखिलेश यादव, बहुजन समाज, ये कांग्रेस नहीं ओवैसी वोट काटता है। अरे इसमें क्या है बताओ? तुम मुंह क्यों नहीं खोलते इसके बारे में? एनकाउंटर हुआ तो मुंह नहीं खोलते। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने जमीन से अपने नेता को बनाना है। यूपी को आता रहूंगा, आप जो फैसला लो मैं तो आता रहूंगा। अगर आप इसको कहेंगे कि ये एक तरफा मोहब्बत है तो यकीनन एक तरफा मोहब्बत है।
मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आप एक सियासी ताकत बनिए, अपनी एक सियासी आवाज को मजबूत बनाइए। याद रखो, आसमानों से कोई उतर कर आने वाला नहीं है, जमीन से आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा। मैं अपने आप को नेता बनाने नहीं आया हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज, आपकी वोट की एक ताकत और अहमियत बने। आप बताओ कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब तो महिलाओं को लेडी डॉन मीडिया लिखती है, महिलाओं को दिखाकर मीडिया दिखाता है लेडी डॉन। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब एक 12 साल के बच्चे को बताया कि कहा जाएगा ये बच्चा डॉन, महिला डॉन, बच्चा डॉन। अब वो दिन भी दूर नहीं है कि अगर किसी का बच्चा अपनी मां के कोख से पैदा हुआ तो ये रोता हुआ बच्चा बड़ा होकर डॉन बनेगा। मीडिया को रोटी सेकना है। और भारत के प्रधानमंत्री तो माशाल्लाह उसमें तेल डालने का काम करते हैं। केरल में एक पिक्चर रिलीज हुई और उसके ऊपर प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाइयों बहनों पिक्चर देखो। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं आप या कोई पिक्चर के प्रमोटर हैं आप? मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री की तरह कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। अखिलेश भी कोशिश कर रहे हैं मगर फ्लॉप हो रहे हैं। वो कांग्रेस के नेता जो पूरा देश फिरे वो भी कोशिश किए मगर इनकी एक्टिंग के सामने सब फ्लॉप हो रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि दुनिया के जितने फिल्म स्टार हैं वो खुश होते हैं कि भाई वो इसको यहीं रखो, यहां आ गया तो हमारी दुकान बंद। आप भारत के प्रधानमंत्री रहकर बोलते हैं पिक्चर देखो। भारत के प्रधानमंत्री आप नहीं जानते क्या? मैं आपको हिस्ट्री तारीख बता रहा हूं। हिटलर ने 70 लाख यहूदियों को खत्म किया था। 70 लाख यहूदियों को हिटलर ने खत्म किया था। कैसे खत्म किया था? इसने अपने दौर में कहा था कि यहूदियों के खिलाफ गाली गलौज करो, हेट स्पीच दो कि ये जर्मनी से मोहब्बत नहीं रखते, ये आर्यन रेस से नहीं है, ये जर्मनी के गद्दार हैं। फिर हिटलर ने क्या किया? पिक्चर बनाना शुरू किया। 1940 में हिटलर ने पहली पिक्चर बनाई थी यहूदियों के खिलाफ। उसका जर्मन लैंग्वेज से अगर ट्रांसलेशन तर्जुमा करेंगे तो उसका पिक्चर का नाम था द इटर्नल जू। उसमें क्या दिखाया गया? ये यहूदी जर्मनी के गद्दार हैं, ये जर्मनी के अंदर घर के दुश्मन हैं। देश के प्रधानमंत्री, जर्मनी की तारीख आपके सामने है, जर्मनी की तारीख आपके सामने है, उसको आप नजर रखो। आप जिस देश को, ये बहुत बड़ा देश है, इस देश की खूबसूरती, इसका कल्चर है, इसका मजहब है, इसकी जबानें हैं, वो पिक्चर को दिखा रहे। और वो पिक्चर बनाने वाला कितना कमजर्फ है। पहले कहा कि 32,000 महिला आईसीस में चले गई। जब कोर्ट में केस गया तो कहा कि सिर्फ तीन। अरे वो गई तो तुम क्या पिक्चर बनाकर पूरे बुर्खापोश खवातीन को बदनाम करोगे? तुम क्या पूरे समुदाय को बदनाम करोगे? और भारत में जितने मुसलमानों के मजहबी तंजीमें हैं उन सब ने आईसिस के खिलाफ फतवा दिया, कहा ये दहशतगर्द है, आतंकवादी हैं। तुम वो नहीं दिखाते। और किसी ने हमसे कहा कि उस पिक्चर में ओवैसी तुम्हारी तकरीर भी दिखाई गई। तो हम मानते हैं कि हमारी तकरीर को सुने बगैर हमारे दुश्मन का भी पेट में दर्द नहीं कम होता। इनको लगता है कि जब तक ओवैसी का भाषण नहीं सुनेंगे हम में मर्दानगी नहीं पैदा होगी। तो सुनो, सच्चाई पर मुबन्नी है, झूठ पर हम नहीं बोलते, लंबी लंबी नहीं छोड़ते। भाइयों बहनों 15 लाख आ जाएगा। भाइयों बहनों हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। तो ये पिक्चर बना रहे हैं। अरे महंगाई पर पिक्चर बनाओ, किसान को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, नहीं बनाएंगे। अरे पिक्चर बनाओ कि घर में गरीब के पास पैसे नहीं है, सेविंग्स खत्म हो रही हैं। भारत में 20% गरीब और गरीब हुआ है। कितना? 50%। अगर एक गरीब 100 रुपये कमा रहा था, आज 50 रुपये कमा रहा है।
और अगर कोई दौलतमंद 100 रुपये कमा रहा था, आज 140 रुपये कमा रहा है। ये नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विश्वास, ये गरीबों से मोहब्बत बीजेपी की है कि गरीब जो 100 रुपये कमा रहा था आज 50 रुपये कमा रहा है। सबसे गरीब जो दौलतमंद 100 रुपये कमा रहा था 140 रुपये कमा रहा है। तो भारत के गरीबों को फैसला करना है, भारत के मजलूमों को फैसला करना है